अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। आज के सेशन में हमारी गेस्ट हैं सदफ मतीन, जो सीईओ और को फाउंडर हैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की, जो स्पेशल नीड्स बच्चों पे काम कर रहा है। ये सेंटर कराची में द सर्कल केयरिंग फॉर चिल्ड्रन के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस सेंटर के बारे में मजीद। थैंक यू वेरी मच मिस सदफ मतीन कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आपने एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो है एक काविश अंजाम दी है कि आपने जो हम सब लोग छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग काम कर रहे थे, आपने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए कोऑर्डिनेट करना बहुत आसान हो गया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी। तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि द सर्कल केयरिंग फॉर चिल्ड्रन है क्या, कब से काम कर रहा है और इसकी लोकेशन एड्रेस वगैरह के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, द सर्कल केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एक छोटा एक सेंटर है जहां हम स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिमीडियल्स एंड काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अब हम लोगों ने विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाकायदा न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स का सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। हम लोग सर्कल स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2014 में। उससे पहले मैं मुख्तलिफ इदारों में काम करती थी और हैड अ स्मॉल प्राइवेट प्रैक्टिस। 2014 में जब हमने सर्कल स्टार्ट किया तो हमारे पास सिर्फ 2 थेरेपिस्ट और 12 बच्चे थे जिनके साथ हम लोग काम किया करते थे। और वक्त के साथ साथ जो है अब माशाल्लाह, इफ वी टॉक अबाउट टुडे, वी आर वर्किंग विद अप्रोक्सीमेटली 80 चिल्ड्रन विद अ टीम ऑफ 24 थेरेपिस्ट्स। तो हम भी प्रोवाइड होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन अप्रोच टू थेरेपी। और हमारे पास ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी, टू सम एक्सटेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे वगैरह आते हैं हमारे। कराची में आपकी लोकेशन है क्या, किधर है ये? जी, हम लोग हैं बुखारी कमर्शियल ऑफ मुस्लिम डिफेंस फेज 6। ओके। आपने ये तो बताया कि आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ एज ग्रुप या एज ब्रैकेट भी आपने डिफाइन की हुई है या उसके बारे में अगर बता सके कुछ। जी जी, हम लोग जो है अर्ली इंटरवेंशन पे काम करते हैं, मीनिंग के वी वर्क विद चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 12। हमारी प्रेफरेंस होती है कि जितना अर्ली बच्चों का डायग्नोसिस हमें मिल जाए और जितने जल्दी ये बच्चे हमारे पास आ जाएं कि वो जो उनकी लैंग्वेज का क्रिटिकल एज है डेवलपमेंट का, लैंग्वेज का या सेंसरी का या मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो हम करते हैं काम उन बच्चों के साथ जो 2 से 12 साल के दरमियान होते हैं। काउंसलिंग जो है वो हम उनसे बड़े बच्चों को भी करते हैं। राइट। इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमें कि आप इस सेंटर में कैसे काम करते हैं। कुछ सेंटर्स ओनली 1-to-1 सेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कुछ सेंटर्स ने देखा है कि ग्रुपिंग करते हैं। तो आप ग्रुपिंग, और अगर ग्रुपिंग करते हैं तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या किड्स उस ग्रुप में होते हैं, कैसे डिपेंड करता है, इस बारे में अगर थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ बेसिकली 1-on-1 थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब आते हैं तो वो अगर सपोजिंग हमने 2 बच्चे लिए हैं तो कोई भी 2 बच्चे जो हैं वो उनका स्किल लेवल सेम नहीं होता। तो पहले हम उनके साथ 1-on-1 के ऊपर काम करते हैं। फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते रहते हैं, उनकी स्किल डेवलप होती है, उनके अंदर कम्युनिकेशन आती है, वो सेटल डाउन होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन डेवलप हो जाता है, वो एक एक्टिविटी को तवज्जो से करने लगते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगते हैं, तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स के अंदर लाना शुरू कर देते हैं। और हमारी जो मैक्सिमम ग्रुप की स्ट्रेंथ है
वो है 3:1, और अगर कोई बहुत हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं तो 4:1. अदरवाइज हमारे यहाँ 2:4. It all depends upon the need, of the children. But yes, we start with individual therapy, and as they grow, we move them into group sessions राइट. based on their skills. खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है उसके बारे में भी हमें बताइए. देखिए, मैं जो हूँ बेसिकली मैं तालीम के एतबार से मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने जो है ऑटिज्म की बहुत ट्रेनिंग ली हुई है टीच मेथड विद डॉक्टर गैरी मैसेबॉव के साथ. और उसके अलावा मैं मुख्तलिफ इदारे जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एसोसिएशन फॉर द डेफ है उसकी भी मेंबर हूँ. और मैं अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन, जिसे लोग एशा के नाम से जानते हैं, तो मैं एशा की इंटरनेशनल एफिलिएट भी हूँ. और उसके अलावा मैं मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यहाँ लोकली मैंने अभी ट्रेनिंग डिफेट और सेंसा के साथ मिलकर थोड़ी वो ट्रेनिंग भी की है. सो दिस इज थोड़ा सा हम्बल सा एक्सपीरियंस है. इस बारे में काफी अखबारात में भी लिखती रही हूँ. छोटी सी कोशिश है कि शायद किसी भी चीज से किसी भी बच्चे की जिंदगी में अगर तब्दीली ला सकूं तो. राइट. तो इस बारे में भी थोड़ा हमें बताइए कि आपने अपने बारे में तो बताया, आप अपनी टीम के बारे में भी कुछ बताना पसंद करेंगी, और कि जो प्रोफेशनल यहाँ पे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं उनके बारे में. जी, बिल्कुल. सर्कल में मैं अकेले तो काम कर ही नहीं सकती. एक्चुअली माय टीम, उनके बगैर तो मैं काम ही नहीं कर सकती. तो मेरी टीम जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट जो कि सब क्वालिफाइड हैं. कोई बैचलर्स हैं तो मास्टर्स हैं. ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी इसी तरह है कि बैचलर्स हैं, कुछ डॉक्टरल भी हैं. साइकोलॉजिस्ट अगेन बैचलर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं. और हमारे यहाँ सर्कल में काम करने का ये तरीका है कि जब भी हम किसी को नया टीम मेंबर ज्वाइन करता है तो हम पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं. क्योंकि देखिए, एक अगर वो किसी और इदारे से आया है तो दूसरे इदारे का एक डिफरेंट कल्चर एनवायरनमेंट होता है, सिस्टम होते हैं, मेथोडोलॉजीज होती हैं, अप्रोचेस होते हैं, उससे यूज टू होना. और अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसको एक डिफरेंट तरीके से जो है ना ट्रेन करना होता है. तो मेरी पूरी टीम है, और जो है हम लोग वी वर्क टुगेदर एज अ नॉट जस्ट एज अ टीम बट आल्सो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो मुझको सिखा रहे होते हैं. राइट. अच्छा, तो आपकी टीम ऑब्वियसली नए मेंबर्स ऐड होते रहते हैं जैसे आपने बताया, तो आप नए मेंबर्स ऐड करते हुए किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? मतलब कुछ सेंटर्स हैं एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स लेते हैं और उन पे काम करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं. तो आपका जो टीम है, इट्स अ मिक्सचर, और कुछ आप प्रेफर करते हैं वो खास चीज़ें अपने स्टाफ में? देखिए, पहले जो है मैं जो हूँ रेज्यूमे तो जरूर देखती हूँ, लेकिन मैं व्हेन आई मीट द पर्सन आई डोंट सी के एक्सपीरियंस या ग्रेजुएट या कहाँ से पढ़ा है. हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि इसके अंदर सर्टन क्वालिटीज की जरूरत होती है, जिसमें पेशेंस, डेडिकेशन. वी डोंट नीड सिंपैथी. अगर कोई मुझसे आगे मैं इंटरव्यू में क्या क्यों इस प्रोफेशन में है, कि मेरे अगर कोई मुझसे ये बोले कि इस वजह से कि मुझे इन बच्चों की तकलीफ का एहसास होता है और मैं इनकी जिंदगी बदलना चाहती हूँ, तो मैं उसे हायर नहीं करती हूँ. इसलिए कि जब कोई ये कहता है कि आई वांट टू मेक अ डिफरेंस थ्रू माय लर्निंग, थ्रू चेंज, थ्रू क्या कहते हैं, my dedication, and the qualities I see are responsibility, patience, honesty to your work. नहीं आता आप बोल दे कि नहीं आता. That is, I like that approach more than कोई ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है. तो ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में. तो I मतलब I can't say कि experience versus fresh graduate. It's there are certain qualities that I look for. राइट. लेकिन वैसे आपको कुछ मिलते तो होंगे ऐसे बंदे भी कि जो कहते होंगे हमें सब कुछ आता है. जी जी बिल्कुल. बहुत सारे मिलते हैं. तो हमारा एक जो है, हमने
पहले हम सिर्फ रेज्यूमे और इंटरव्यू के ऊपर बेस पर हायर कर लेते थे, लेकिन अब हमने ये शुरू किया है कि जाहिर है हमारा प्रोफेशन ये नहीं है कि हम बोलें कि आप डेमो दें, क्योंकि एक बच्चा है वो नए थेरेपिस्ट के साथ तो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हम ऑब्जर्वेशन कराते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद हम उनसे कहते हैं 45 मिनट्स के बाद आपने जो भी ऑब्जर्व किया है और आपके ख्याल में इस बच्चे का क्या डायग्नोसिस है और थेरेपिस्ट क्या करना चाह रहे हैं, और अगर आप इस बच्चे के साथ काम करते हैं तो कैसे करेंगे। तो और हम उनसे कहते हैं कि हमें बुलेटेड टेक्स्ट में नहीं चाहिए, हमको एक रिटन फ्लो के अंदर ये चीज चाहिए। तो उससे सारी चीजों का पता लग जाता है। इट्स तो हमें जो है उसमें सिलेक्शन में भी आसानी हो जाती है। राइट। तो ये मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपके सेंटर की कुछ ऐसी यूनिक फीचर को खुसूसियत जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और दूसरा ये कि जो बच्चों जिन पे आप काम कर रहे होते हैं उनकी लर्निंग एंड ग्रोथ में किन पॉइंट्स पे आप एज अ सेंटर फोकस करते हैं या एज अ प्रोफेशनल आप फोकस करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं अपने सेंटर के अंदर हम सबसे पहले इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, मेरा फोकस ये नहीं होता कि बच्चे को फौरन आते ही जो है मैं उसको बहुत सारी चीजें सिखाना शुरू कर दूं। हम फोकस करते हैं डेवलपिंग कनेक्शन, और हमारा पहला गोल ये होता है कि बच्चा खुशी खुशी आए, खुशी से आए। जैसे ही दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल। अगर एक पेरेंट को रोजाना बच्चे को घसीट के पकड़ के जबरदस्ती लाना पड़ रहा है तो फिर आप उस सेशन में कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम तो बच्चे को सेटल करने में लग जाता है। और उसका यही मतलब होता है कि आप कुछ सही नहीं कर रहे। बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो अपनी बात नहीं बता सकता। और दूसरा ये कि हम यहाँ जो एक बात है कि हम कोशिश करते हैं, जो इसमें मुझे जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स बिकम अ पार्ट ऑफ थेरेपी, दे बिकम को-थेरेपिस्ट एंड वी वर्क एज अ टीम विद देम। हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे साथ सेशंस में बैठें और ऑब्जर्व करें, और जैसे ही हमारा बच्चा एनरोल होता है हम एक होम प्लान पे जो है हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो उसके ऊपर घर पे किस तरह काम कर सकते हैं। और जो सबसे एक यूनिक बात आपको लगेगी, यूनिक या आई मीन जिसकी पता नहीं मैंने कोशिश की है मैं कितनी कामयाब हुई हूँ, कि बच्चे यू और थेरेपिस्ट यहाँ पर हैप्पी और एक हैप्पी एनवायरनमेंट हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर फोकस हो, और जहां हर शख्स सीखने के लिए जो है एक दूसरे से रेडी हो, और बच्चे जो है जब सीखे तो माँ बाप को भी फील हो। और हम ये नहीं फोकस होता कि आज वो अपने स्कूल में अगर जा रहे हैं तो उसके कितने ग्रेड्स आए हैं। वो मेरे लिए सक्सेस ये है कि वो बच्चा जो है आज बोले ओ आज मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गया, उसके पेरेंट आके बताएं कि और इसने उसको ग्रीट किया, आज ये घर के अंदर बैठ के इसने अपनी बुक्स को खुद ऑर्गेनाइज किया, आज इसको सुबह से पता था कि इसका स्केड्यूल क्या है और उसने हमें खुद बताया कि मुझे आज मुझे सुबह ये करना है और उसके बाद ये करना है और उसके बाद मुझे जो है अपना होमवर्क करना है या सब पर जाना है। सो हियर वी फोकस अ लॉट ऑन क्वालिटी, ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, teamwork and individual differences, and treating these children as part of, it's just seeing them as just another way of living in this world. We don't see them as disabled. बहुत सारे वर्ड्स आ गए, न्यूरोडाइवर्जन। I say it is just another way of living in this world, because अल्लाह ताला की तख्लीक कोई एबनॉर्मल तो नहीं हो सकती ना। अल्लाह ताला अगर किसी चीज को बनाते हैं, किसी इंसान को बनाते हैं, तो वो एबनॉर्मल तो नहीं हो सकता, वो डिसेबल तो नहीं हो सकता। वो एक सिर्फ दुनिया में रहने का ही तरीका है, और यही हमारा एक छोटा सा कल्चर है कि हमें इसीलिए हमने इसका नाम सर्कल रखा है कि सब तरह के लोग मिलके इस दुनिया के सर्कल को कंप्लीट करें। राइट। तो ये बताइए कि आपने जिक्र किया कि जब आप हायर करते हैं किसी भी स्टाफ को, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, इसी तरह आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी आप करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से कोप अप कर सकें और आपकी लाइन को कर सकें घर पे भी। तो इस ट्रेनिंग को रेगुलर अपडेट भी, क्योंकि नई नई रिसर्चेस एंड टेक्निक्स आती रहती हैं जो रिसर्च बेस्ड, तो
उसके मुताबिक आप अपने स्टाफ को भी उस रेगुलर अपडेट का प्रोसेस, मतलब आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है ही? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे मैं आपको मेंशन किया कि मैं आशा की मेंबर हूँ, तो वहां से तो हमें रेगुलरली मटेरियल आता रहता है। व्हेन आई ट्रैवल और मैं कहीं कोई प्रोग्राम्स अटेंड करती हूँ, तो आई कम एंड ट्रेन माय स्टाफ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हम करते हैं वो हमारे यहाँ हर साल ऑस्ट्रिया से एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो कि सेंसरी इंटीग्रेशन में स्पेशलाइज करती हैं, वो हर साल हमारे यहाँ आती हैं 3 हफ्ते के लिए, और हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेन करती हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मेथड्स, अप्रोचेस, असेसमेंट टेक्निक्स। और हम दूसरे इदारों के साथ भी अब आहिस्ता आहिस्ता कोलैबोरेट कर रहे हैं टू लर्न कि वो अगर उनके पास कोई नई चीज आती है तो हम उनसे सीखें, और अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। Right. तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, पूछते हैं, वो स्कूल या सेंटर की फीस स्ट्रक्चर के बारे में होता है। तो उनके आप कुछ आइडिया के लिए कुछ ऐसी बता सकती हैं कि किस तरह आप लोग काम करते हैं उन पे? और दूसरा ये कि मतलब इंडिविजुअल सेशंस अलग से होते हैं, एक कंप्लीट पैकेज होता है, कुछ इस तरह में अगर आप बता सकें तो। देखिए, हम लोग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सो ऑब्वियसली हमारे चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं, अब वन ऑन वन सेशन के। तो इसलिए हमें ये सोचते हुए कि पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, हम लोगों ने मुख्तलिफ पैकेजेस बनाए हैं, जो कि 2 आवर, 4 आवर और 6 आवर प्रोग्राम है, जिसमें हमने बहुत सब्सिडाइज कर दिया है एक्चुअल कॉस्ट को, कि जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते उनको, उनके लिए हम पैकेजेस ऑफर करते हैं। और जो है, yes, we know we are a private institute, it is difficult, but we have packages also, जिसके अंदर वो पैकेजेस में भी लेकिन वन ऑन वन ही मिलता है हमको। एडवांटेज ये है, वो पैकेजेस जब हम देते हैं तो हम उन्हें ग्रुप में नहीं कर देते कि क्योंकि आपका पैकेज है तो हम आपको ग्रुप में कर देंगे, वो रहता वन ऑन वन ही है। थेरेपी भी इंटेंसिव हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को बहुत रिड्यूस, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हम उसको 40% जो है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं उसकी कॉस्ट। क्योंकि बास बच्चों के साथ बहुत सिवियर कंडीशन होती है और बास बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर उनके साथ इंटेंसिव थेरेपी प्रोवाइड की जाए जो हर पेरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो जल्दी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकता है। तो हम उनको 2 आवर, 4 आवर प्रोग्राम से, और जो बच्चे नहीं स्कूल जा सकते उनके लिए हमने अब 6 आवर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, विच इज ऑल्सो अ पैकेज। राइट। एक चीज और बताइए कि जो आपका सेंटर है ये तो फिजिकली यहाँ पे बच्चे आते हैं और जो भी आपके साथ काम, आप उनके साथ काम करती हैं, तो जो आप दूर हैं उनको भी किसी तरह आपसे कुछ बेनिफिट हो सकता है? ऐसा भी पॉसिबल? जी, हम लोग ऑनलाइन थेरेपी करते हैं। हमारे जो है काफी बच्चे टंडो अलायार, हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और इवन अब्रॉड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स बाहर मूव कर जाते हैं लेकिन वहां पर थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएई में तो ये बहुत हमारे वी आर एबल टू प्रोवाइड देम। और उसमें फायदा ये होता है कि पेरेंट्स को क्योंकि बैठना पड़ता है तो वो थेरेपी का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम उनको ट्रेन करते हैं बाकायदा पेरेंट्स को पहले, और फिर उनके सेशंस, ये नहीं करते कि डायरेक्ट थेरेपी स्टार्ट करने, क्योंकि अगर 2-2.5 साल का बच्चा है वो कैसे ऑनलाइन थेरेपी ले सकता है। तो ये जब कोविड में हम जब कोविड हुआ था, सब बंद हो गया था, तो हमारा सेंटर एक दिन भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा स्टाफ पहले से ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रेन था। तो जैसे ही कोविड के लिए सब बंद हुआ, फिजिकल सर्विसेज बंद हुई, तो हमने जो है वी मूव्ड आवर सर्विसेज द वेरी नेक्स्ट डे टू ऑनलाइन सर्विसेज। हमारे पास आशा की गाइडलाइंस आना शुरू हो गई थी, सो आई ट्रेन्ड माय स्टाफ ऑन दैट। So Alhamdulillah, we were able to provide services even to
parents who were not in who were now everybody was online, और जिन जिनको हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकते थे ऑनलाइन फिजिकल, वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन, जो पाकिस्तान में एक फ्रेज है जो कि काफी मिसयूज भी हो रहा है, और काफी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं उसकी, और अभी रिसेंटली एक सेमिनार भी किया गया था आपकी तरफ से, तो ये जी हाँ, इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूजन, इसको आप डिफाइन करते हैं, और एक सेंटर, हमारे व्यूअर्स को ये जरूर बताइए कि एक सेंटर कैसा होता है, जो कि इंक्लूसिव सेंटर कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें। देखिए, इंक्लूजन जो है ना, मैंने जैसे बताया, पहले भी बताया कि जैसे जैसे डेवलपिंग नेशंस के अंदर एजुकेशन फॉर ऑल, द राइट टू एजुकेशन, इंक्लूजन, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुए, तो पाकिस्तान ने भी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पे साइन किया। फिर 2006 में डिक्लेयर किया कि भाई हर बच्चे को जो है उसको मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर दाखिला दिया जाएगा, और स्कूल्स को इंक्लूसिव स्कूल कहलाना शुरू हुआ। लेकिन किसी को भी पता नहीं था, सब लोग ये समझ रहे थे कि अगर बच्चों से बहुत प्यार से हम उन्हें प्यार देंगे, हम उन्हें जो है नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाएंगे, तो वो जो है उन्हीं की तरह सीखना शुरू हो जाएंगे, और अगर मैं बहुत सिंसेयर हूं तो मैं उन बच्चों को सिखा सकती हूँ या सिखा सकता हूँ। इंक्लूजन और मेन स्ट्रीम का मकसद, देखिए, इंक्लूजन का मकसद पहले स्टेप पर ये कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यस, मुझे क्लासरूम में एडमिशन दे दिया गया, ठीक है, मैं बैठ गई हूँ क्लासरूम के अंदर, लेकिन अब जो क्लासरूम में हो रहा है क्या वो मुझे समझ आ रहा है? दो एग्जाम्पल देती हूँ। सपोजिंग एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, ठीक है, अगर वो हियरिंग एड भी लगाता है तो वो क्लास में बैकग्राउंड में इतना शोर हो रहा होता है, तो जो टीचर कह रही होती है वो क्लासरूम में से कितना जो है वो उसको समझ सकता है? 30%। और चाहे टीचर कितनी भी अच्छी हो, वो बहुत सिंसेयर हो, वो चाहती हो कि उस बच्चे के साथ काम करे, वो बाकी जो है 19 बच्चे समझ रहे हैं उसकी बात, वो एक बच्चा उसके साथ नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसकी वो वाली ट्रेनिंग नहीं है कि उस बच्चे को इंक्लूड कैसे करना है। अगर एक बच्चा है जिसके साथ जो ऑटिस्टिक है, जो सेंसरी डिसफंक्शन है, ठीक, वो बार बार, अब टीचर बोले जा रही है, और वो क्या हो रहा है कि क्लास के अंदर अब उसको तो नहीं, वो उसका अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, वो उसकी अभी तक थेरेपी नहीं हुई, उसको स्कूल के लिए तैयार ही नहीं किया गया, मगर उसको स्कूल भेज दिया गया, तो अब वो हिल रहा है, जुल रहा है, वो चाहता है कि मैं खड़ा हो जाऊं, वो उठ रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये तो इंक्लूजन या मेन स्ट्रीमिंग नहीं होती। मेन स्ट्रीमिंग होती है जब एक बच्चा जो क्लास में बैठा है उसे वो उतना ही सीख रहा है जितना के बाकी बच्चे क्लासरूम में सीख रहे हैं, उसको कहा जाता है मेन स्ट्रीमिंग या इंक्लूजन। कि अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसके साथ एक ऐसी टीचर है या उसको इस तरह के ब्रेक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या ऐसी टीचर है जो रिसोर्स टीचर जो उसकी नीड को समझती है, उसके लिए विजुअल स्केड्यूल है, सेंसरी ब्रेक्स हैं। अगर एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो नहीं बोल सकता, खाली साइन करता है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। जो हियरिंग एड लगाता है, तो क्या उसके लिए कोई नोट टेकर है क्लासरूम के अंदर? क्या उसके लिए कोई कैप्शनिंग, वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसफर है उसके लिए? कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके साथ, और वो अपनी क्लास से पीछे है, नहीं कोप कर सकता, तो तो क्या हम उसके लिए हम उसके लिए करिकुलम किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं कि क्या वो उतना सीख रहा है? तो इसीलिए मैंने अपने उस सेमिनार का नाम रखा था कि रीडिफाइनिंग इंक्लूजन, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इंक्लूजन को हमें रीडिफाइन करना होगा, उसके लिए जरूरी है कि जब पहले बच्चे को तैयार किया जाए, उसका असेसमेंट किया जाए, उसे स्कूल में प्लेस किया जाए, और हर 6 महीने बाद उसका असेसमेंट किया जाए कि क्या वो स्कूल के करिकुलम, देखिए स्कूल का मकसद तो एक करिकुलम है ना, एक पढ़ाई, एक तालीम है जो उस बच्चे ने हासिल करनी, तो क्या वो उसके साथ साथ चल रहा है? ये तो नहीं हो रहा कि वो निग्लेक्ट हो रहा है, क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो बुली हो रहा है, उसके साथ उसको आइसोलेट किया जा रहा है, इस तरह तो वो बच्चा और एक्सक्लूड हो रहा है। तो इंक्लूजन नीड्स टू बी रीडिफाइंड,
उसके लिए बच्चों को पहले तैयार करना होगा, टीचर्स को ट्रेन करना होगा, क्लासरूम्स को मॉडिफाई करना होगा। सिंपली अगर एक बच्चा व्हील चेयर पे, आपने सिर्फ उसे क्लास में ले जाके बिठा दिया, अब ना वो रिसेस में जा सकता है, ना वो वॉशरूम यूज कर सकता है, तो ये तो इंक्लूजन नहीं हुई। इंक्लूजन जब होगी जब टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी, बच्चों को रेडी किया जाएगा और एनवायरमेंट को भी अडॉप्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। देन ओनली वी कैन से कि दिस सोसाइटी और दिस स्कूल इज इंक्लूसिव। देखिए, इंक्लूजन सिर्फ स्कूल की नहीं होती, सोसाइटी की भी होती है। कि अगर सपोजिंग एक बच्चा है, वो जो है नहीं पढ़ पा रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन अगर हम उसे सोशल स्किल सिखा देते हैं, हम उसे अपना ख्याल करना सिखा देते हैं, हम उसे उसके लेवल की रीडिंग एंड राइटिंग सिखा देते हैं, और मे बी वो एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा शेफ, अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है। सो दैट इज इंक्लूजन। इंक्लूजन इज एक्सेप्टिंग differences. It is not just about using, difficult words, neurodivergence, differently abled, special needs. ये सब हम बात करते हैं हमेशा फिक्स करने की, हम कि उन बच्चों को फिक्स किया जाए। हम एनवायरनमेंट की अडेप्टेबिलिटी की बात नहीं करते, हम अपने माइंडसेट को चेंज करने की बात नहीं करते। जैसे क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी माँ बाप के घर में जब किसी के पास ये, इट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन when you have a child with a special condition. तो बट वो इसलिए ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है क्योंकि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं होती और पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ स्कूल भेज देना इस मसले का हल। ये जो सोसाइटी में अब बहुत सी जगहों पे, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि नॉर्मल बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे यूज नहीं करते, टिपिकली डेवलपिंग, नॉन टिपिकली डेवलपिंग, न्यूरो डाइवर्जेंट, इस तरह की जो लैंग्वेज यूज की जाती है बच्चों के लिए, अभी भी के एक्सपीरियंस में है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम अभी भी बहुत सी जगहों पे पुरानी ही लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। आप समझते हैं कि वो लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए या उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अल्फाज तो मैटर करते हैं ना, अल्फाज तो बहुत मैटर करते हैं। कि अगर एक माँ बाप है, आप उसको बोलें कि आपका बच्चा जो है रिटार्डेड है, या आप बोले मेंटली चैलेंज्ड है, तो लफ्जों का इस्तेमाल बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब हम एक सर्टेन लफ्ज यूज करते हैं तो हम उसी तरह की हमारी सोच होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आप बिहेव वैसा नहीं कर रहे, आप डेफ एंड डम, हम मना कर रहे हैं कि डेफ एंड डम, कोई दुनिया का कोई शख्स डम नहीं हो सकता। यू कैन से डम एंड म्यूट, यू कैन से नॉन टॉकिंग, नॉन वर्बल डेफ आप कह सकते हैं। लेकिन जो है असल बात लफ्जों से ज्यादा आती है कि ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि आप टर्मिनोलॉजीज बना ली है, न्यूरो डाइवर्जेंस, न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर आप बात तो करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कि हाँ मेरा इदारा है, मैं इसके अंदर क्या किसी जो है न्यूरो डाइवर्जेंट या न्यूरो डाइवर्स को जो हूँ अपने साथ काम करूंगी, क्या मैं उसे अपने सोशल सर्कल में ऐड करूंगी, क्या मैं उसको अपने बच्चे से दोस्ती करने दूंगी। So then, these words should come from the heart. They should mean. They should not be empty, I must say. Right. One last question जो हम पूछना चाहेंगे आपसे, वो ये है कि पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं, क्या मशवरा देती हैं कि जब वो किसी सेंटर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो किन पॉइंट, प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो किन पॉइंट्स पे वो फोकस करना चाहिए, उनको क्या पॉइंट्स देखने चाहिए उस सेंटर के, सिर्फ लोगों की बातों में आके और उस रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए या खुद जाके ऑब्जर्व भी करना चाहिए, और अगर ऑब्जर्व करें तो क्या चीज देखें? ये तो एक तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल कर लिया, अभी तक आप आसान आसान सवाल कर रहे थे। देखिए, एक तो ये कि हाँ, कब ये तो मैं बोलूंगी कि जो मैं बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी, जो आजकल एक ट्रेंड हो गया है ना कि एक फेसबुक पर या इंस्टा पे पोस्ट आ जाती है, आई एम लुकिंग फॉर a school, a special needs or a therapist for my child, please recommend.
अब उसके अंदर जिसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, अच्छा बुरा, क्या वजह होती है, यू हियर वन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इसको तो मैं टोटली डिस्करेज करूंगी. सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू गो एंड विजिट दैट प्लेस, ठीक है. और बीइंग इन द सेम फील्ड, मैं ज्यादा ये नहीं कह सकती कि क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं देखनी चाहिए. व्हाट आई वुड ओनली से कि आपको अगर ये लगे कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपने बच्चे की लाइफ के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं कि यस, ये जो बात कह रहा है या कह रही है इसमें कॉमन सेंस है, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि आप देखें कि वो कितने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है या उसकी डिग्रियां देखें. ना आपको उसकी डिग्री देखने की जरूरत है, ना आपको उसका सेंटर कितना जबरदस्त है ये देखने की जरूरत है, ना उसके पास कितने कीमती टॉयज और मटेरियल है ये देखने की जरूरत है. आपको ये देखने की जरूरत है कि जो ये कह रहा है क्या इसमें मेरे बच्चे का बेनिफिट है. और आप उससे ये पूछें और आप अपने जहन में ये सोचें कि मैं अपने बच्चे को आज से 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहूंगा, क्या देखना चाहता हूँ. तो क्या ये लोग मेरे बच्चे को वहां तक ले जाएंगे और वो जो आपसे ये कहे ना कि हाँ ये तो 2 साल की थेरेपी में ठीक हो जाएगा, बस वहां मत जाइए. क्योंकि ये कोई दुनिया का थेरेपिस्ट नहीं कह सकता कि 1 साल या 6 महीने या 2 साल की थेरेपी में बच्चा ठीक हो जाएगा. हर बच्चा मुख्तलिफ होता है. कोई बच्चा जो जिसको हम लग रहा था हमें सिवियर है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस दिखा देता है. बाज़ दफा जो बहुत बहुत लग रहा था कि आसान केस है, वक्त के साथ साथ रिग्रेशन आती है या कभी वक्त के साथ साथ उसके और सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. तो वहां जाइए जहां पर आपको लगे यस, दीज आर द पीपल हु कैन मेक अ डिफरेंस इन माय चाइल्ड्स लाइफ. बिकॉज माँ बाप का जो दिल होता है और जब वो उनका जो ट्रस्ट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अगर ट्रस्ट होता है सिस्टम पे, प्रोसेस पे, तो ही वो बच्चे के साथ भी काम करते हैं और बच्चा आगे बढ़ता है. अगर ट्रस्ट नहीं होता तो फिर वो भी माँ बाप भी दिल से बच्चे के साथ काम नहीं करता. दैट्स व्हाट. तो इसी एडवाइस और मशवरे के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू. तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे. मिस सदफ मतीन, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स को आपसे मिली है ये उनके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी. एंड थैंक यू वेरी मच साहब, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग. एंड लोगों ने बहुत बातें की, आपने करके दिखाया. थैंक यू. थैंक यू जी. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.